दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित शासन प्रणाली एवं कूटनीति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें शासन प्रणाली के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में आपको बताना है, साथ में जो कूटनीति के सिद्धांत दिए गए उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों हो सकता है कि कौटिल्य का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ना दे करके आपको इसका मंडल सिद्धांत या फिर इसका सप्तांग सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। तो मंडल सिद्धांत क्या होता है हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे, और सप्तांग सिद्धांत क्या उसको भी हम आगे वीडियो में बता देंगे। तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के देगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी, ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में पूछा जाएगा। 15 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप लोग सही चीजों को पढ़े। आप भले ही कितना भी तैयारी कर लीजिएगा, अगर आप गलत तैयारी करके जाते हो तो कोई फायदा होगा नहीं होगा। इसलिए क्या है, तो आप लोग सही तरीके से तैयारी करिए और जो आपको सही चीज देता है उसके पास जाकर के पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप मेरे चैनल से पढ़िए, जरूरी नहीं है। आपको जहां पर समझ में आता है वहां पर जाइए, लेकिन सही पढ़ के जाइए ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके, फेल ना हो जाए। बहुत सारे टीचर्स क्या है तो गलत सिलेबस दे रहे हैं, गलत क्वेश्चन करा दे रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। मतलब जो विद्या इसमें आया उसी को छाप दे रहे हैं, देखना तो है नहीं कुछ। तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित जो शासन प्रणाली है और उसमें जो कूटनीति के सिद्धांत है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाए उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर से अच्छे से तैयारी कर सके। ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा काम को करना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। 100% जितना क्वेश्चन हम करवाए हैं 100% सारा क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। तो जाके एक बार देख लीजिएगा। एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा है, आंसर हम उसको देखते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था और प्रशासन के क्षेत्र में कौटिल्य, जिसको बोलते हैं चाणक्य, का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कौटिल्य की जगह पर चाणक्य पूछा जाता है तब भी आप सेम आंसर लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, या फिर ये चीज तो आपको पहले से पता होगा कि जो कौटिल्य या फिर चाणक्य दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था और प्रशासन के क्षेत्र में कौटिल्य या फिर चाणक्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का एक व्यापक एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। और उनका जो ग्रंथ लिखा गया उनके द्वारा, अर्थशास्त्र जो इनके द्वारा लिखा गया वो शासन के लिए, प्रशासन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और कूटनीति का एक व्यापक एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। यहाँ से बहुत सी चीजों को सीखने को मिलता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह ग्रंथ मौर्यकालीन शासन प्रणाली का दर्पण है और आज भी राजनीति और प्रशासन के अध्ययन में उपयोगी माना जाता है, ठीक है। जब आपको मौर्य काल को पढ़ा रहे होंगे इतिहास में, या फिर मौर्य काल को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो वहां पर आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि यह ग्रंथ मौर्यकालीन शासन प्रणाली, मतलब जब मौर्य काल का समय चला था उस टाइम में शासन प्रणाली कैसा था उसका यह दर्पण की तरह काम करता है और आज भी राजनीति और प्रशासन के अध्ययन में उपयोगी माना जाता है। जो इनका अर्थशास्त्र है आज के टाइम में क्या है तो राजनीति में और प्रशासन में इनका अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है, जो इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन प्रणाली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन प्रणाली किस तरह से है, किस तरह से बताया गया है इनके द्वारा, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सुदृढ़ राजतंत्र, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोनार्की, तो सुदृढ़ राजतंत्र होना जरूरी। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख राजा होता है। राज्य का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा, जो सर्वोच्च सत्ता का धारक होता है, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो राजा है वो उसका निरंकुश नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे साम्राज्य का जो मुख्य व्यक्ति होगा वो राजा ही कहलाएगा, लेकिन उसमें क्या तो कुछ अंकुश होना चाहिए, उसके भी कुछ नियम होने चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख राजा होता है, जो सर्वोच्च सत्ता का धारक होता है। जो सर्वोच्च सत्ता का मतलब जो पूरा साम्राज्य उसका वो धारक होता है, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। बल्कि उसे क्या तो प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप राजा बन गए तो फिर अपने ही देख रहे हैं, बस अपने क्या तो मालामाल हो गए, अच्छा जीवन जी रहे हैं, विलासिता में जी रहे हैं, बल्कि क्या है तो लोगों के हित के लिए, जो आपकी प्रजा उसके हित के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रजा की सुख समृद्धि ही राजा का सुख है। इससे स्पष्ट होता है कि शासन का उद्देश्य जन कल्याण था। जो कौटिल्य हैं, जो चाणक्य, ये कहते हैं कि राजा का सुख सुविधा या फिर कैसे राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही है। अगर प्रजा खुश है, सुखी है, तो राजा खुश, राजा भी क्या है तो खुश है, सुख है। तो इससे कहा जा रहा है कि ये जो बात इनके द्वारा कहा गया, इससे स्पष्ट होता है कि जो शासन का व्यवस्था इनके द्वारा कहा गया है वो
बहुत ही जन कल्याण के लिए है। मतलब कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में शासन प्रणाली के बारे में कहा गया वो जन कल्याण के लेकर के कहा गया, मतलब जन का कल्याण करने के लिए कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट कहा गया वो है सप्तांक सिद्धांत। सप्तांक सिद्धांत, ठीक है, कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों में विभाजित किया है। कौटिल्य के द्वारा जो राज्य है उसको 7 अंगों में विभाजित किया गया, उसको आप समझिए। पहला है राजा, दूसरा है अमात्य मतलब मंत्री, तीसरा है जनपद मतलब प्रदेश, दुर्ग मतलब किला, कोष मतलब धन, सेना और मित्र। 7 अंगों में जो राज्य है उसको व्यवस्थित किया गया है कौटिल्य के द्वारा, 7 भागों में इसको बांटा गया है। इसको बोलते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इनके संतुलन से ही राज्य मजबूत बनता है और यह सिद्धांत आधुनिक राज्य के घटकों के समान है। मतलब आज आप जो मंत्री वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसके आज ये सब कुछ बना लें, इससे पहले जो चाणक्य था उसने ये सारी चीजें व्यवस्था कर रखा था। तो इनके द्वारा एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन प्रणाली को चलाने के लिए। ठीक है, तो राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। एक तो राजा होता था जो मुखिया था, फिर अमात्य हुआ करता था मतलब जो मंत्री लोग होते थे वो, ठीक है, फिर जनपद होता था मतलब जो एक बड़ा सा क्षेत्र है, फिर उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया। तो जो प्रदेश होते थे वो होता था, किला हुआ करता था, धन होता था, सेना, मंत्री, मित्र, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला जो यहाँ पर शासन प्रणाली का तरीका हुआ प्रशासनिक व्यवस्था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक व्यवस्था कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए विभिन्न अधिकारियों और विभागों का उल्लेख मिलता है। जो इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए विभिन्न आधिकारिक और विभागों का उल्लेख मिलता है। कर वसूली, न्याय व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ पर जो शासन प्रणाली आप इस चीज को देख सकते हैं कि कर के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया है, न्याय व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया है, व्यापार नियंत्रण के लिए अलग व्यवस्था बनाया, सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था बनाया। ठीक है, तो हर एक चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई। इस तरह से शासन प्रणाली दिया गया है कौटिल्य का जो आप अर्थशास्त्र देख रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अगला शासन प्रणाली है वो है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली जुडिकल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि कोई भी राजा या फिर कोई भी राज्य हो, जब तक वहां पर सही से न्याय नहीं हो पाएगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो कौटिल्य ने न्याय को जो न्याय व्यवस्था उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कानून और दंड के माध्यम से समाज में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। कौटिल्य ने क्या किया, तो अपने अर्थशास्त्र में जो राज्य था उसमें कानून बनाया, अनुशासन बनाया और उस पर क्या है तो जोर दिया गया ताकि जो लोग है वो अनुशासन में रह सके। उन्होंने कानून और दंड के माध्यम से समाज में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। उनका मानना था कि दंड व्यवस्था सही ढंग से लागू होने पर ही राज्य में शांति बनी रह सकती है। अगर दंड ना हो या फिर दंड व्यवस्था जब तक सही ना हो तब तक राज्य में जो शांति वो बना नहीं रह सकता, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो सजा से डरते और गलत काम करने से बचते हैं, क्योंकि नैतिकता सभी के बस का बात नहीं कि नैतिकता का लोग पालन करें। तो सजा के डर से लोग गलत काम नहीं करते, तो ये होना जरूरी था। तो इनका जो अगला शासन प्रणाली था वो था न्याय प्रणाली। कौटिल्य का जो अगला शासन प्रणाली है वो है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति अर्थशास्त्र में कृषि, व्यापार, उद्योग और कर प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा जा रहा है कि कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर और कर प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य की समृद्धि के लिए आर्थिक विकास को आवश्यक माना गया। राज्य का अगर समृद्धि चाहते हैं तो आर्थिक विकास होना जरूरी है। जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य का समृद्धि नहीं हो सकता। तो आर्थिक नीति बताया गया है। ये सब क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में शासन की प्रणाली थी। आगे हम देखते हैं कौटिल्य के कूटनीति के सिद्धांत। कौटिल्य के कूटनीति के सिद्धांत, पहला है मंडल सिद्धांत। आपको सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताएं और 7 नामों को आपको याद कर लेना है। दूसरा है मंडल सिद्धांत। ठीक है, तो कौटिल्य के जो कूटनीतिक सिद्धांत है उसमें आता है आपका मंडल सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य के चारों ओर अन्य राज्य होते हैं। सभी से क्या है तो अलग अलग राज्य होते हैं। जैसे कोई भी राजा यहाँ पर राज्य कर रहा है तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो और भी राज्य होंगे जहां पर लोग राज्य कर रहे हैं, जो या तो मित्र होते हैं या फिर शत्रु होते हैं। निकटवर्ती राज्य सामान्यतः शत्रु और दूरस्थ राज्य मित्र माने जाते हैं। जो राज्य के सटे हुए राज्य हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं तो शत्रु माने जाते हैं, और जो राज्य से दूर है उसको मित्र राज्य माना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य के चारों ओर
अन्य राज्य होते हैं जो या तो मित्र होते हैं या फिर शत्रु होते हैं। निकटवर्ती राज्य सामान्यतः शत्रु और दूरस्थ राज्य मित्र माने जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर राजा को अपनी कूटनीति तय करनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपके जो घर के बगल वाला लोग है वो आपका दुश्मन है और जो आपके घर से दूर लोग है वो आपके दोस्त हैं। तो उसी हिसाब से आपको कूटनीति तैयार करनी पड़ेगी। आपको कह सकते हैं जो तरीका है, जो रहने का तरीका है, उसको तैयार करना पड़ेगा, कूटनीति तैयार करना पड़ेगा। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है षटगुण्य नीति, मतलब 6-fold पॉलिसी। षटगुण्य मतलब 6 गुण्य नीति। कौटिल्य ने विदेश नीति को 6 उपाय बताए। विदेश नीति के लिए क्या है, उनके द्वारा 6 उपाय बताए गए। पहला है संधि करना, क्योंकि आपका जो सटा हुआ राज्य है वो आपका शत्रु है और जो दूरस्थ राज्य है वो आपका मित्र है। तो आपको तो कूटनीति बनाना पड़ेगा, कैसे रहेंगे आप, इसके लिए क्या है तो संधि करना जरूरी है। दूसरा है आपका विग्रह, मतलब वॉर। आसन, ठीक है, यान, संयत, द्वैत भाव, इनके माध्यम से राज्य अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। ये सारी चीजें होना जरूरी है। डुअल पॉलिसी होना चाहिए, स्पीकिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर वॉर, मतलब तैयारी होना चाहिए जंग के लिए, युद्ध के लिए। न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है तो अपना ही किसी के खिलाफ बोले ना ही किसी के साथ बोले, मतलब न्यूट्रलिटी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें होना जरूरी है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कौटिल्य का नीति, षट नीति, कौटिल्य का षटगुण्य नीति, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला तो संधि करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो राज्य है उससे जो सटा राज्य है वो आपका दुश्मन है और जो दूरस्थ राज्य है वो आपका मित्र है। तो आप लोग को रहना कैसे है, जब आप संधि करेंगे चुपचाप किसी से संधि कर लीजिए कि अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो आप लोग भी हमला करेंगे। इस तरह संधि करना जरूरी है। दूसरा है आपका कि आप लोग विग्रह करेंगे, मतलब वॉर कर सकते हैं। वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। न्यूट्रलिटी दिखाना चाहिए, ना ही किसी की तरफ झुका हो ना ही किसी के साथ देना चाहिए। यान मतलब प्रिपरेशन फॉर वार होना चाहिए। संयंत्र होना चाहिए, मतलब स्पीकिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए। डुअल पॉलिसी होना चाहिए। ये सारी चीजें होना जरूरी है। अगला जो इसका सिद्धांत है कौटिल्य का वो है गुप्तचर व्यवस्था, स्पाई सिस्टम होना चाहिए। जो गुप्तचर व्यवस्था वो होना जरूरी है ताकि आपका जो राज्य वो सुरक्षित रह सके। कौटिल्य ने जासूसी प्रणाली को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति का सुझाव दिया जिससे राज्य की सुरक्षा और शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो गुप्तचर व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए कहा गया ताकि जो राज्य वो सुरक्षित रह सके। बिना गुप्तचर के आपके राज्य में, राज्य के अंदर क्या चल रहा है, राज्य के बाहर आपके राज्य के खिलाफ क्या राजनीति रची जा रही है, ठीक है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके लिए क्या तो गुप्तचर का होना जरूरी है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है शक्ति और नीति का संतुलन। तो शक्ति और नीति का संतुलन बनाए रखने के लिए कहा जाता है। ये इसका एक अगला सिद्धांत है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य ने केवल बल प्रयोग पर नहीं बल्कि बुद्धि और नीति के प्रयोग पर भी जोर दिया है। उनका मानना था कि कूटनीति में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। जो कूटनीति उसमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हमारा दोस्त नहीं है, कोई भी राष्ट्र हमारा दुश्मन नहीं है। हमें जिससे फायदा होता है वो हमारा दोस्त है, जिससे हमें घाटा होता है वो हमारा दुश्मन है। सीधा सीधा फैसला ही है। क्योंकि अगर आप राजा हैं तो आपको समय के अनुसार चीजों को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा जो मेरा दोस्त है वो हमेशा से मेरा दोस्त रहेगा, चाहे वो हमें मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा नहीं है। शक्ति और नीति का संतुलन होना जरूरी है। आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बल प्रयोग करके आप जीत सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, जो अगला सिद्धांत है वह युद्ध और शांति का संतुलन। युद्ध और शांति का संतुलन होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए और जहां संभव हो वहां शांति और समझौते का माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध हमेशा अंतिम निर्णय होना चाहिए। जब तक बात सुलझ रहा है, जब तक बातचीत से समस्याएं हल हो रही, तब तक उसी तरह से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो युद्ध और शांति का संतुलन होना जरूरी है। आगे दोस्तों हम लोग इसका अर्थशास्त्र का विश्लेषण देख लेते हैं, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विश्लेषण देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक और यथार्थवादी ग्रंथ है। व्यवहारिक और यथार्थवादी ग्रंथ है, मतलब जो रियलिस्टिक है। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिस्टिक, मतलब जो है सो है। आपको पता है, आप हमेशा देखते हो कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके घर से लगभग दूर पर ही रहते हैं, और जो आपके आसपास लोग रहते हैं वो आपके दुश्मन टाइप के होते हैं। इस तरह से इसमें शासन और कूटनीति को आदर्शवाद के बजाय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समझाया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो अर्थशास्त्र है इसमें शासन और कूटनीति को आदर्शवाद, मतलब जो विचार के साथ जो कल्पना होता है उसके बजाय वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समझाया गया। अब अपने देश को मानकर देख सकते हैं, जो हमारा देश भारत है,
उसे सटा हुआ कौन है? बांग्लादेश है, हमारा दुश्मन है। जो पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन है। जो आपका चाइना है, वो भी दुश्मन की तरह काम करता है। मतलब जो भी सटा हुआ देश है, सब दुश्मन की तरह काम करता है। लेकिन जो दूर देश जैसे कि रसिया हो गया, ईरान हो गया, हालांकि कंप्लीटली हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई हमारा कंप्लीटली दुश्मन भी नहीं, लेकिन जो हमारा मदद करता है समय पर, वो तो हमारा दोस्त हुआ। तो उसी तरह से आप मान के चल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपके घर के नजदीक होता है, जो आपके देश के नजदीक, वो लगभग क्या होता है? दुश्मनी निभाता है। लेकिन जो दूर होता है वो क्या है? दोस्त की तरह काम करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि शासन प्रणाली में जहां एक और राजा को शक्तिशाली बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर उसे प्रजा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च बताया गया, ये चीज आपने ऊपर पढ़ ली। लेकिन इसके साथ साथ क्या, उसको जिम्मेदारी दिया गया, उसको प्रजा के प्रति जिम्मेदार बताया गया है। यह संतुलन आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों से भी मेल खाता है। कहा जा रहा है कि ये जो संतुलन है वो आज के समय में जो लोकतांत्रिक विचार है उससे भी मेल खाता है। क्योंकि हम लोग जो शक्ति दी है वो प्रधानमंत्री को दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जिम्मेदार क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है? तो लोगों को खुश रखे, लोगों के हित के लिए काम करे। कूटनीति के क्षेत्र में कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिए हैं वे आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। मंडल सिद्धांत और षटगुणी नीति आधुनिक विदेश नीति के सिद्धांतों से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। जो इनके द्वारा षटगुण नीति दिया गया, मतलब आप, क्योंकि आपका जो सटा हुआ देश है वो आपका दुश्मन है और जो दूरस्थ देश है वो आपका मित्र है, तो आप किस हिसाब से नीति बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने किया तो षटगुण नीति दिया था और मंडल सिद्धांत के बारे में बताया था। हालांकि उनकी नीतियों में कुछ कठोर उपाय जैसे कि जासूसी और छल भी शामिल है। उन्होंने नैतिक दृष्टि से आलोचना का विषय माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें नैतिक दृष्टि से आलोचना का विषय माना जाता है, जबकि ये गलत है। इनके द्वारा जासूस के बारे में बताया गया कि जासूसी जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अपने राज्य को, अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जासूसी जरूरी है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन और कूटनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो शासन का और कूटनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसने प्राचीन भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को दिशा दी। जब मौर्य काल का समय चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग बात करते हैं, तो उस टाइम में इनके द्वारा, चाणक्य के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया था, उसी टाइम से हम लोग जो अर्थशास्त्र में लिखा गया वो आज भी प्रासंगिक है। कहा जा रहा है कि जिससे प्राचीन भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को दिशा दी। इसमें दिए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक राजनीति, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। मतलब उस टाइम में तो उपयोगी था ही, और आज भी ये प्रासंगिक है। मतलब आज भी इसका मेल आप देख सकते हैं, आज भी इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, आज भी इसका भूमिका को आप देख सकते हैं, किस तरह से इसका जो प्रासंगिकता आज भी देख सकते हैं। जो लोकतंत्र है हमारा, वहां पर सारा शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन काम किसके लिए करता है? जनता के लिए करता है। जो हम लोग विदेश के लिए नीति बनाते हैं, जो इनका षटगुण नीति दिया गया था कौटिल्य के द्वारा, जो आपका अर्थशास्त्र में षटगुण नीति बनाया गया था, उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। जो इनके द्वारा मंडल सिद्धांत दिया गया था, क्योंकि आपका जो नजदीक का देश है वो आपका दुश्मन होता है और जो दूर का देश है वो मित्र होता है। इस तरह से चीजों को समझिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।